औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा जो लेक्चर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्ल रॉजर्स के हवाले से, जो कार्ल रॉजर्स के कॉन्सेप्ट्स थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के हवाले से, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कार्ल रॉजर्स, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर्स जो है 8 जनवरी 1972 को जो है शिकागो में पैदा हुए और अपने 6 बहन भाइयों में चौथा नंबर था। इन्होंने हाई स्कूल से जब तालीम हासिल की तो इनकी दिलचस्पी जो है वो फार्मिंग की तरफ थी और इन्होंने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में 1990 में एग्रीकल्चर को स्टडी करने का फ़ैसला किया और उन्होंने वही शोबा ऑप्ट किया। लेकिन इन्होंने फिर अपना माइंड जो था उन्होंने फिर उसके बाद हिस्ट्री की तरफ चेंज किया। इन्होंने बैचलर्स डिग्री जो है 1924 में हासिल की। उसके बाद इनकी जो है शादी हो गई हेलन के साथ, और हेलन जो थी फिर ये कार्ल रॉजर्स और हेलन जो है न्यूयॉर्क की तरफ मूव किए गए। और उसके बाद इन्होंने लिबरल यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी के अंदर जो है अपने साइकोलॉजी कोर्सेज़ का आगाज़ किया, जिसमें साइकोलॉजी और एजुकेशन के जो कोर्सेज़ थे, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नज़दीक में वाक़या थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी में हासिल की 1928 में। डॉक्टरेट जो है इन्होंने 1931 में की। और इनका जो डिसर्टेशन था वो कंसर्न था, उसका जो टॉपिक था मेन, उसका मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रंस के ऊपर था। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद रॉजर्स जो है काम के लिए चाइल्ड स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू चिल्ड्रंस रोस्टर्स के अंदर न्यूयॉर्क में वहाँ पे ये चले गए और यहाँ पर इन्होंने एक फ़ेलो के तौर पर काम किया और अपने जो डॉक्टरेट का काम था उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद रॉजर्स ने जो है वो सेवरल एक्सपीरियंसेस वहाँ पे किए और इन्हीं की वजह से इन्होंने अपना एक ब्रांड जो था साइकोथेरेपी का वो इंट्रोड्यूस करवाया। वहीं पे इन्होंने अपना जो था एक जो इनकी चाइल्ड स्टडी डिपार्टमेंट के अंदर उनके ज़रिए से इन्होंने अपना एक पहली किताब जो लिखी जिसका नाम था क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम चाइल्ड, ये 1939 में थी। और इनकी जो पब्लिकेशन थी वो उसकी वजह से जो इन्हें एक एकेडमिक पोजीशन मिली ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। रॉजर्स जो है वो रिलेक्टेंट थे कि वो अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स को छोड़ दें, छोड़ने में रिलेक्टेंट थे, इन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ओहायो स्टेट जो है वो एग्री हुआ तो इनके साथ काम करने को, इनके एक फुल प्रोफेसर के रैंक के तौर पर, तो इन्होंने डिसाइड किया। इसके बाद एज 38 ईयर्स ओल्ड जब थे तो उन्होंने एक नया कैरियर एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर जो है वो शुरू किया। ओहायो के अंदर रॉजर्स ने कम्युनिकेट किया अपने आइडियाज़ को जिनका कंसर्न था जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस के साथ। इन्होंने अपने एक फैमिली काउंसलिंग और साइकोथेरेपी उसके अंदर जिसका नाम था न्यूर कॉन्सेप्ट्स इन प्रैक्टिस, ये 1942 में आई। और एक ये वाइडली बिलीव किया जाता है कि जो इनकी बुक थी इसने डिस्क्राइब किया था जो फर्स्ट मेजर अल्टरनेटिव था साइको एनालिसिस का। इसके अलावा जो रॉजर्स की अप्रोच थी साइकोथेरेपी की उसको कंसिडर किया जाता है एक रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट था। वो बेसिकली एक रेवोल्यूशन थी साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसने एलिमिनेट किया था जो नीड्स थी डायग्नोसिस के लिए, और जिसमें एक डिस्टरबेंस की कॉज को सर्च किया जाता है और कोई भी जो टाइप का जो डिसऑर्डर उसकी लेबलिंग थी उसका पता लगाया जाता है कि इसको ये लेबल क्यों किया जाता है। इसके अलावा इसने रिफ्यूज़ किया था कि एक जो डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल्स होते हैं यानी जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पेशेंट ना कहा जाए। इसके अलावा उन्हें क्लाइंट का जो है रॉजर्स के लिए जो लोग भी मदद हासिल करते थे या उसकी तलाश करते थे अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उनको क्लाइंट्स का नाम दिया गया। और इसी तरह इन्होंने जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इनकी थी वो इंट्रोड्यूस हुई। इससे पहले जो साइको एनालिस्ट थे बेसिकली वो पेशेंट का वर्ड यूज़ करते थे। जितने भी साइको एनालिस्ट थे वो रॉजर्स से पहले पेशेंट का वर्ड यूज़ करता था। रॉजर्स के बाद जो इसको क्लाइंट जो है रॉजर्स ने इनको क्लाइंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। 1944 में रॉजर्स ने लीवली ओहायो स्टेट से और उसके बाद
वो डायरेक्टर ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज बने यूनाइटेड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क के अंदर। 1 साल के बाद रॉजर जो है वो मूव किया उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एज प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड डायरेक्टर ऑफ काउंसलिंग। ये तकरीबन ये अपने 12 साल जब उनका स्टे था शिकागो में, वहाँ पर रॉजर्स ने बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट काम किया और बहुत सारी उनकी कंट्रीब्यूशंस वहाँ पे रही, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट सेंटर थेरेपी थी। उसकी जो करंट प्रैक्टिस है इम्प्लीकेशंस ऑफ थ्योरी के नाम से इन्होंने जो है वो इनका जो इम्पोर्टेंट काम था वो था क्लाइंट सेंटर थेरेपी, इट्स करंट प्रैक्टिस इम्प्लीकेशंस एंड थ्योरी, 1951 में आई। ये जो बुक थी इसको बेसिकली इन्होंने एक चेंज मुरतब की रॉजर्स की अप्रोच की साइकोलॉजी की तरफ जो थी। ओरिजिनली जो इनकी अप्रोच थी उसको कहा जाता है एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच थी और बिलीव किया जाता है कि एक पॉजिटिव थेराप्यूटिक एटमॉस्फेयर जो है क्लाइंट के जितने भी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है। इनकी जो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है कि अगर आप एक पॉजिटिव थेराप्यूटिक एटमॉस्फेयर देंगे क्लाइंट को तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है। तो थेरेपी जो इनकी फिर बनी क्लाइंट सेंटर्ड, जब रॉजर्स ने रियलाइज़ किया था कि जो थेरेपिस्ट है उसको एक एक्टिव अटेम्प्ट जो है हासिल करनी चाहिए, तो अंडरस्टैंड करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए जो क्लाइंट्स की सब्जेक्टिव रियलिटी है उसको, और इससे पहले कि वो जो है कोई भी प्रोग्रेस शुरू की जाए। और इसके अलावा शिकागो के अंदर रॉजर्स ने अपने कोलीग्स के साथ इंगेज रहे। उनकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो उसका मकसद था, उन्होंने मकसद जो था वो ऑब्जेक्टिवली मैयर था, जो कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी थी। इन्होंने जो साइकोथेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस थी उसको ऑब्जेक्टिवली मैयर किया। ये उनकी अपने कोलीग्स के साथ वो इंगेज रहे थे और वहाँ पे इन्होंने ये कोशिश की। थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को मैयर करते हुए रॉजर ने एक मेथड इस्तेमाल किया था, यानी वो किस तरह से मैयर कर सकते थे थेरेपी के इफेक्टिव। उसके लिए उन्होंने क्यू टेक्निक इस्तेमाल की, जिसको क्यू सॉर्ट टेक्निक भी कहा जाता है, और इसको क्रिएट किया था एक ब्रिटिश ट्रेंड रिसर्चर जो थे विलियम स्टेम्पसन ने 1953 में। तो रॉजर्स का जो वर्जन था और इस टेक्निक वो इन्वॉल्व करता था कि जो क्लाइंट है वो बयान करे अपने आप को, जो उस वक़्त जो उसकी हालत होती है उसको बयान किया जाता है, जिसको रियल सेल्फ कहा गया। और उसके बाद दे वुड लाइक टू बिकम, के वो बयान करे कि वो क्या बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको आइडियल सेल्फ का नाम दिया गया। ये जो दो सेल्फ्स थी उनको मैयर किया गया इन सच ए वे कि ये अलाउ करें को रिलेशन बिटवीन देम टू बी ताकि इन दोनों के दरमियान एक को रिलेशन जो है वो डिटरमिन किया जा सके कि रियल सेल्फ के और आइडियल सेल्फ के दरमियान क्या को रिलेशन है। 1957 के अंदर रॉजर्स ने वापस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में गए और यहाँ पर इन्होंने एक ड्यूल पोजीशन जो थी ली, एक तो प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी और दूसरे प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री के। और इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया, जो डिफरेंसेस थे इन दोनों डिसिप्लिन्स के दरमियान उनको रिजॉल्व करने के लिए, जो इनमें थे प्रॉब्लम्स थे उनको 1963 में रॉजर्स ने वेस्टर्न बिहेवियरल साइंसेस इंस्टीट्यूट WBSI उसको ज्वाइंट्स किया, और ये लाजोला जो कैलिफोर्निया के अंदर ये इदारा था, इंस्टीट्यूट था। तो रॉजर ने वहाँ पे बहुत सारे जो है ऑनर्स जो है वो हासिल किए। इन्होंने एक प्रेसिडेंट ऑफ द APA 1946 टू 1947 के दरमियान APA के प्रेसिडेंट रहे। 1956 में इन्होंने फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड APA से हासिल किया। 1972 में रॉजर्स ने जो है डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड जो है वो हासिल किया APA से, और ये एक फ़र्स्ट पर्सन थे हिस्ट्री के अंदर APA की जिन्होंने दोनों जो है वो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक और प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड जो थे वो हासिल किए थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों के हवाले से कि APA की हिस्ट्री में फर्स्ट पर्सन था जिसने एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड भी हासिल किया और डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड भी हासिल किया APA से। अब हम बात करते हैं रॉजर की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर। जब इन्होंने दूसरों के कहने पर रॉजर्स ने डेवलप की जी एक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और इसका मकसद जो था वो था जो फिनोमेना जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया थेरेप्यूटिक प्रोसेस के दौरान उसको बयान करना था। इसके अलावा
ये जो थ्योरी थी इसको पहली दफ़ा इनके जो एपीए प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, जब एपीए के प्रेसिडेंट थे उस वक़्त इन्होंने इसको जो है वो प्रेजेंट किया। और इसके बाद इन्होंने अपनी इसको एक्सपेंड किया अपनी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के अंदर। जो मोस्ट कंप्लीट स्टेटमेंट थी इस थ्योरी की, वो जो थी वो जो चैप्टर उसका टाइटल चैप्टर था उसका था वो ए थ्योरी ऑफ थेरेपी, personality and interpersonal relationship as developed in the client centered फ्रेमवर्क। ये इसका टाइटल था, जो चैप्टर टाइटल था। इनकी कंप्लीट स्टेटमेंट जो थी, इसकी मोस्ट कंप्लीट जो स्टेटमेंट आती है इनकी थ्योरी की, उसको ये बयान किया। मैस्लो की तरह रॉजर्स ने पोस्टल्यूट किया था कि इननेट ह्यूमन ड्राइव होती है टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और अगर अफराद जो है वो यूज़ करते हैं इस एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो ये क्या होगी, तो इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड होती है कि दे विल लिव फुलफिलिंग लाइफ एंड अल्टीमेटली रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि वो अपनी मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, एक फुलफिलिंग लाइफ गुजारेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो फुल पोटेंशियल हासिल कर लेंगे। तो इस तरह के लोग जो है उनको जो कि जो ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी ऑर्गेज़मिक वैल्यूइंग प्रोसेस के दरमियान से के साथ जो है, तो इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए एक पर्सन की जो अप्रोचेस होती हैं और वो मेंटेन करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, जो कि उनकी जो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी होती है उसके मुताबिक होते हैं, और जो वो जो है टर्मिनेट्स करता है और अवॉइड करता है उनसे जो कि उसके माइंड के मुताबिक या उसकी एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। इस तरह का जो पर्सन होता है वो मोटिवेटेड होता है अपने जो ट्रू फीलिंग्स के ज़रिए से, और वो ज़िंदा रहता है जो उनकी एग्जिस्टेंशलिस्ट, जिसको अथेंटिक लाइफ कहते हैं, यानी वो अपनी एक अथेंटिक लाइफ गुजारता है जो इस तरह का पर्सन होता है। और एक लाइफ उनकी जो है वो मोटिवेटेड होती है एक पर्सन्स के जो ट्रू इनर फीलिंग्स होती है उनके ज़रिए से, बजाय कि उनके बिलीफ, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और कन्वेंशंस उसको दूसरे लोग जो उन पे इम्पोज करते हैं उनके बरअक्स जो है इंसान के अंदर जो मोटिवेशन पैदा होती है वो किसकी वजह से होती है, जो उसकी ट्रू इनर फीलिंग्स होती हैं उनकी वजह से इंसान जो है वो मोटिवेट होता है। रॉजर के मुताबिक बहुत सारे अफराद जो है वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स के मुताबिक, यानी जो उनकी ऑर्गेनिज़मिक वैल्यूइंग प्रोसेस होता है उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। एक प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ होती है क्योंकि जो हमारे चाइल्डहुड होती है उसे पॉजिटिव रिगार्ड की ज़रूरत होती है। अब हमारी जो चाइल्डहुड है उसको, तो पॉजिटिव रिगार्ड के अंदर जो है वो जो चीज़ें होती है वो होती है कि उन चीज़ों को, जैसे कि लव है, वार्मथ है, सिंपथी और एक्सेप्टेंस है, दूसरे जो रेलिवेंट पीपल होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में उनसे वो रिसीव करना। अगर वो उनसे रिसीव करता है तो उसके अंदर जो एक पॉजिटिव रिगार्ड पैदा होता है। अगर पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो फ्रीली किसी भी चाइल्ड को फ्रीली दिया जाता है तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम जो है वो राइज़ नहीं होती, लेकिन यूजली ये जो है फ्रीली नहीं दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि इसके बरक्स के जो पेरेंट्स होते हैं या दूसरे जो रेलेवेंट पीपल होते हैं वो बच्चे को पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, उसी वक्त पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है जब वो एक्ट करते हैं या थिंक करते हैं इन सर्टन वे, यानी जिस तरह से एक ख़ास वे में जब वो सोचते हैं और काम करते हैं, तो ये जो है उनके लिए एक कंडीशंस ऑफ वर्थ सेटअप होता है इनके लिए, ये उनके लिए कंडीशंस ऑफ वर्थ जो है वो पैदा करता है। तो जो बच्चा जो है इसके बाद सीख लेता है कि वो किस तरह जो है वो उसने मोहब्बत को हासिल करना है। इसके अलावा दे मस्ट एक्ट एंड थिंक इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज़ ऑफ द रेलिवेंट पर्सनस इन देयर लाइफ्स। जो उनकी ज़िंदगी में जो रेलिवेंट पर्सनस होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, कि उनके अकॉर्डिंग वो फिर एक्ट करना और थिंक करना सोच लेता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे बच्चा जो है वो इंटरनलाइज करता है उन वैल्यूज़ को, तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिप्लेस कर देती हैं ऑर्गेस्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस जो है उसको, और ये फिर उसके लिए एक गाइड बन जाती है फॉर लिविंग लाइफ, यानी उनके लिए जो ऑर्गेनिज़मिक जो वैल्यूइंग प्रोसेस है वो इसकी लाइफ के लिए एक गाइड बन जाती है। तो जैसे जैसे लोग जो है अपनी ज़िंदगियां इसके मुताबिक गुजारते हैं, तो जो यानी जो जिसको समवन एल्स वैल्यूज़ होते हैं, किसी की जो वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग जब गुजारते हैं, बजाय उसके कि जो अपनी उनकी ट्रू फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो फिर उनको एडिटेड कर देते हैं। और कुछ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि उनके
अकॉर्डिंग होते हैं उनकी ऑर्गेस्मिक वैल्यूज़ प्रोसेस के, उनको फिर डिनाइड हो जाते हैं। और यहाँ से जो है वो प्रॉब्लम्स फिर जो है वो स्टार्ट होती है, जब इंसान के जो उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एडिटेड होते हैं, और सर्टन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो जो कि उनकी ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस जो है उसके जो है उनके डिनाई करता है, तो फिर वहाँ से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। रॉजर के मुताबिक सिर्फ एक वे है जो कि अवॉइड करता है इम्पोज करने से कंडीशंस को, कंडीशन ऑफ वर्थ को अफराद के ऊपर, और वो है जी उनको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए। अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड के साथ अफराद जो होते हैं उनको मोहब्बत की जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, जिनके लिए वो ट्रूली जिनके हकदार होते हैं, जो उनकी ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि किसी भी कोई सर्टेन एक्सपीरियंसेस की कि जिनसे डिनाई किया जाए या जिनको डिस्टॉर्टेड किया जाए। कुछ जो होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, तो वो बन जाते हैं जी उसके बाद फुली फंक्शनिंग पर्सन, जिनको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है। अगर एक शख्स जो है उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए ओनली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तो इसके बाद नो कंडीशन ऑफ वर्थ वुड डेवलप, तो उसके बाद कोई कंडीशन ऑफ वर्थ जो है वहाँ डेवलप नहीं होगी, तो सेल्फ रिगार्ड और जो होगा वो अनकंडीशनल होगा, और जो नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड है और सेल्फ रिगार्ड है वो कभी भी उसमें जो है वेरिएंस नहीं आएगा, और जो ऑर्गेनिज्मिक एवेलुएशन है उसके साथ, और जो इंडिविजुअल है वो कंटिन्यू रखेगा एक साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, और वो बनेगा जी फुली फंक्शनिंग पर्सन। जब कंडीशंस होती हैं वर्थ की, वो रिप्लेस करती हैं ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस को एज गाइड फॉर लिविंग, तो पर्सन जो है वो इनकॉन्ग्रेंट बन जाता है, इनकॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो जिसको रॉजर ने कहा था इनकॉन्ग्रेंट पर्सन इन इज, और ये इसेंशियली सेम होता है एज जिसको एग्जिस्टेंशलिस्ट ने कहा था इन अथेंटिक पर्सन। जब अफराद जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं अकॉर्डिंग्स विद देयर ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस, तो वो फुली फंक्शनिंग होते हैं। जो फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है वो अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करता है इन मच द सेम वे जिसको मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन के मुताबिक कहा था कि जैसे वो गुजारता है। ने फुली अप्रिशिएट किया था इस फैक्ट को कि जो ह्यूमन ग्रोथ है उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। तो रॉजर्स ने डिस्क्राइब किया था कि जो कंडीशंस होती हैं जो कि जिनको मस्ट कैरेक्टराइज करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, अगर वो रिलेशनशिप फैसिलिटेट करने जा रहा है एक पर्सनल ग्रोथ को, तो इसकी 3 कंडीशंस उसने बयान की थी जिनको लाजमी तौर पर प्रेजेंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर अ क्लाइमेट टू बी ग्रोथ प्रमोटिंग, कि हम जब ग्रोथ प्रमोटिंग के क्लाइमेट की बात करते हैं, ये जो कंडीशन है अप्लाई करती हैं किस तरह से हम बात कर रहे हैं अपने जो हम उस रिलेशनशिप के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं जो कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान है, पेरेंट और चाइल्ड्स के दरमियान है, लीडर ग्रुप के, टीचर और स्टूडेंट के, या एडमिनिस्ट्रेटर और स्टाफ के दरमियान। तो जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होती हैं इन एनी सिचुएशन इन विच जो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन है वो एक गोल होता है, जिसमें गोल ये है कि हमने पर्सन की जो है डेवलपमेंट करनी है। इसमें कौन कौन जी फर्स्ट एलिमेंट है वो कहता है कि उसको कहा जाता है जी जेन्युइननेस, रियलनेस और जो कॉन्ग्रेंस। जो सेकंड एटीट्यूड ऑफ द इम्पोर्टेंस इन क्रिएटिंग अ क्लाइमेट फॉर चेंज वो है जी इज़ एक्सेप्टेंस और केयरिंग और प्राइजिंग, जिसको हम जो है कहते हैं अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। जो थर्ड फैसिलिटेटिव एस्पेक्ट्स है इस रिलेशनशिप का वो है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो ये जो काइंड जो है सेंसिटिव है, एक्टिव लिसनिंग है, वो एक्सीडिंगली रेयर होती है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। हम जो यानी हम जो है सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, यानी वी थिंक वी लिसन, हम सोचते हैं फिर हम सुनते हैं, बट वेरी रेयरली डू वी लिसन, क्या हम सुनते हैं विद रियल अंडरस्टैंडिंग, यानी सही अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या हम सुनते हैं चीज़ों को, तो और ट्रू एम्पैथी के साथ। तो दिस इज़ द स्पेशल काइंड, दिस इज़ वेरी स्पेशल काइंड, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर चेंज डेट आई नो। ये रॉजर के अल्फाज थे, और रॉजर्स कहता है पर्सन सेंटर्ड साइकोलॉजी जो है, रॉजर्स की जो पर्सन सेंटर्ड साइकोलॉजी है वो अप्लाई की जाती है डाइवर्स एरियाज ऑफ रिलीजन्स के, मेडिसिन्स के, लॉ इन्फोर्समेंट, एथनिक और कल्चरल रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन, मैरिज, पर्सनल पावर और
फ्यूचर के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो पहली चीज़ जो इसमें जो एलिमेंट्स उसने बयान किए थे उनको याद रखिएगा, जेन्युइननेस है, दूसरे में जो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड है, और तीसरा जो है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है। तो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग मसलन जो हम सुनते हैं उसके मुताबिक हम सोचते हैं और उस पर अंडरस्टैंड करते हैं, अगले के जो एहसासात और जज्बात को अपने अंदर महसूस करना बेसिकली, और उनको ऐसा ही शो करवाना कि जैसे अगला बंदा जो है वो फील कर रहा है, वो उसको एम्पैथेटिक हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। कि अंदरूनी तौर पर चीज़ को आर्जी तौर पर नहीं है, बल्कि हम जो वी थिंक वी लिसन, जो हम सुन रहे हैं उसके मुताबिक वैसा ही हम सोच भी रहे हैं। तो ये एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तो थी जी कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। और इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बेसिक थेरी थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की और क्लाइंट सेंटर्ड थेरी जिसको कहा जाता है, वो बेसिकली जो है वो इब्राहम मैस्लो ने इंट्रोड्यूस करवाई। और जो थेरेपी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, वो जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जिसको हम कह सकते हैं, वो बेसिकली जो टेक्निक थी वो कार्ल रॉजर्स की थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ। आपको बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।